हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व आईएएस। आई एम कुमार मनीष। हम लोग सीएपीएफ का क्वेश्चन देख रहे थे, उसी सीरीज में ये पार्ट 3 है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 से आज देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 बोल रहा है फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो, पहला कंडीशन तो दे दिया कि इसके बारे में जो बता रहा है कि ये पहला क्या है, दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है तो इतना तो समझ में आ रहा है कि स्पीड इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, डायरेक्शन, स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, रेडियस दिया है चलो आर, एंड एंगुलर वेलोसिटी भी दे दिया है ओमेगा। निकालना क्या है, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए, पहला हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बस यही निकालना है। इतना तो समझ गए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात कर रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, दिस स्पीड तो इसमें सेम रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं, स्पीड का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा और इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी एक एक्सेलरेशन मिल रहा है। इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके लिए क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए दिस AC से डिनोट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज v²/r। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, v²/r। ठीक है, यहां वेलोसिटी v जो है, वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाता है ओमेगा r। सर्कुलर मोशन के केस में क्या हो जाता है, ओमेगा r। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू लिख सकते हैं, v की जगह क्या रख दें, ओमेगा r, यानी ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दिए और डिवाइडेड बाई r। ठीक है, r नीचे था तो इसका मतलब अब कटकुट खेलते हैं, r को इससे काट दिए तो आंसर क्या आ गया, दैट इज ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा स्क्वायर r, हालांकि देखो यहां पर हम लोग को बेसिकली ओमेगा स्क्वायर r c में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, c। ऑफ कोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट ही क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो फाइंड ही कर रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है इसमें, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड if the forces doing work on it are conserved। देखो, ये स्टेटमेंट एक्चुअली में सही है। कैसे सही है इसको देख लो। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, मतलब एक्चुअली क्या बोल रहा है, इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसको कंजर्व करने का बात कर रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, कंजर्व्ड। कांस्टेंट लिख देते हैं, कंजर्व हुआ मतलब दिस इक्वल वैल्यू आएगा, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। कब ऐसा होगा, जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, वही लिखा है दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्व्ड। ठीक है, तो जो फोर्सेस इस पर काम कर रहा है दैट इज कंजर्व, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा तब हम लोग ये बात कर सकते हैं। एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स का केस हो जाता है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हम लोग एसोसिएटेड उससे मान रहे होते हैं, मतलब फोर्सेस आर एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे तुम देखो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का बात कर लो। ठीक है, ये इलास्टिक फोर्सेस में आपका जैसे स्प्रिंग फोर्स का बात कर सकते हो, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात कर सकते हो, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स का बात कर सकते हो इस केस में, कंजर्वेटिव फोर्सेस में कैसे कौन कौन सा आता है, जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा आपका स्प्रिंग फोर्स आता है, इलास्टिक लिख लो या स्प्रिंग फोर्स लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तीसरा हम लोग दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात कर सकते हैं, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आएगा दैट इज कांस्टेंट। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जानने के लिए समझ लो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, जिसमें जो मतलब वर्क डन है या मैकेनिकल एनर्जी जो उसमें हम लोग लगा रहे हैं, जिसके कारण जो वर्क डन हो रहा है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट।
ठीक है, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा या किसी तरह से साउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तब हम लोग बोलते हैं, यानी द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज अकर्स, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अकर्स इन हीट और साउंड, यू कैन से, ठीक है। जैसे यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया। फ्रिक्शन फोर्स देखो यहाँ वर्ड दिया है ना, आर नॉन कंजर्वेटिव, चलो यहाँ तो दूसरा मैकेनिकल से रिलेट कर रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में देखोगे तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह का रेजिस्टेंस लगता है तो हम लोग उसको नॉन कंजर्वेटिव में डाल सकते हैं, जिसमें हीट साउंड कुछ प्रोड्यूस होता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, तो इसका आंसर सिंपल है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, which of the following does not generally obey Hooke's law? ओके, Hooke's law का बात कर रहा है, ठीक है। Hooke's law तो आप जानते हैं, that is stress is directly proportional to strain, stress is directly proportional to strain, ठीक है, इसका बात हो रहा है। यानी देखो इसमें हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं इसको, तो जो कांस्टेंट लाते हैं उसी में हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बात करते हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, आपका दिस शियर मॉडुलस, इन सब इलास्टिसिटी का बात करते हैं। खैर उसको छोड़िए, यहां पर जनरली क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा है, डज नॉट जनरली ओबे द हुक्स लॉ, कौन हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। एक बात छोटा सा समझिएगा, जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, यानी जो अपना शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा, ओरिजिनल शेप को नहीं रीगेन कर पाएगा, उसमें बेसिकली हुक्स लॉ नहीं लगता है, ठीक है। तो अब बोलोगे ग्लास भी तो अपना शेप रीगेन नहीं कर सकता है, देखिए ग्लास भी हुक्स लॉ को फॉलो करता है अप टू इट्स मतलब इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ग्लास का इलास्टिक लिमिट काफी कम होता है, इट बिहेव्स एज इलास्टिक पर बहुत कम होता है, ठीक है। तो ग्लास भी फॉलो करता है, क्वार्ट्ज अच्छा खासा करता है, ठीक है। दिस क्ले नहीं करेगा, क्ले में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है, क्ले में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है, क्ले ये काम नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर क्ले होगा। कॉपर तो मेटल है, ये भी आपका दिस हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, which of the following statement regarding the Carnot engine is correct, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इट इज एन इरिवर्सिबल इंजन, ठीक है, इरिवर्सिबल इंजन का बात कर रहा है क्वेश्चन, कार्नोट इंजन से है नहीं जी, कार्नोट इंजन जो है दिस इज आइडियल रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल इंजन। देखो देखोगे तो ऐसे कार्नोट वार्नोट सवाल कम पूछता है, लेकिन ठीक है ये पूछा है तो कार्नोट का बेसिक बात समझ लीजिए, कार्नोट एक्चुअली में आइडियल रिवर्सिबल इंजन है। आइडियल रिवर्सिबल इंजन का मतलब समझ रहे हो कि नो इंजन कैन एक्सीड कार्नोट एफिशिएंसी, नो इंजन कैन एक्सीड कार्नोट का एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी होगा उससे ज्यादा कोई इंजन बेसिकली एफिशिएंसी नहीं पा सकता है, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, ठीक है, कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये आइडियल रिवर्सिबल इंजन का बात करता है, इट्स एफिशिएंसी इज गिवन बाय eta इक्वल्स टू 1 माइनस T2 by T1, दिस इज करेक्ट, ठीक है। 1 minus T2 by T1, this is eta बोलते हैं इसको एफिशिएंसी को, where T1 is the temperature of source and T2 is the temperature of sink, this is correct, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, this is 2 only, 1 गलत है, ठीक है। याद रखोगे आइडियल रिवर्सिबल इंजन कौन है, कार्नोट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, इन द आइडियल गैस इक्वेशन PV equals to mu RT, ठीक है। PV equals to mu RT लिख लो या nRT लिख लो, बात बराबर है। रिलेटिंग प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द क्वांटिटी म्यू, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एन भी लिख सकते हो, PV equals to nRT भी लिखते हैं, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, क्या हो जाएगा जी, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अच्छा एक बात और जान जाइए, ये जो R लिखा हुआ है PV equals to nRT या म्यू RT में जो R लिखा हुआ है, R equals to क्या होता है, याद है, दिस इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यू है, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको याद रखते हैं, दैट इज आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। आपका क्वेश्चन नंबर 120 तक खत्म हो चुका है, जो साइंस का क्वेश्चन था 25 क्वेश्चंस हम लोग उसमें कर चुके हैं, ठीक है। उसके आगे दिस कंप्यूटर का क्वेश्चन है, हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। अगेन साइंस और साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बीच बीच में रैंडम सा दिया हुआ है, ठीक है। हम आपसे ऑलरेडी बोले हैं काफी क्वेश्चन है, 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। दिस इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर तुम इन्वायरमेंट में ही डाल सकते हो इसको, ठीक है। तो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों हम लोग कवर करने वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट SB64, ठीक है। SB इज सब्सिडियरी बॉडीज, 64 जो है 64 लिखा है, दिस इज 64th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन
क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का 64th सेशन का बात कर रहा है। एसबी जो है दैट इज रिलेटेड टू सब्सिडियरी बॉडी, ठीक है, सब्सिडियरी बॉडीज उसका बात कर रहा है। एक्चुअली दिस यूएनएफसीसी के पास दो परमानेंट सब्सिडियरी बॉडी है, दो परमानेंट सब्सिडियरी बॉडी है। इतना बात करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा ये ऑप्शन सुटेबल है। इट रेफर्स टू द 64th सेशन ऑफ द सब्सिडियरी बॉडी, ठीक है, इसका बात कर रहा है, ठीक है। दो सब्सिडियरी बॉडी है, पहला किसका बात किया है, सब्सिडी बॉडी फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस एंड द सब्सिडियरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी का, ठीक है। तो ये दोनों का है, जैसे ये जो पहला वाला लिखा है ना, इसको सबस्ता बोलता है जी, सब्सिडियरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, तो सॉरी एडवांसमेंट बोल रहे हैं, एडवाइस, ठीक है, तो दैट इज सबस्ता। और दूसरा जो है दैट इज सब्सिडियरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको एसबीआई हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज सब्सिडियरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन। बाकी तो यूएनएफसीसी का बोल रहे हैं, तो यूएनएफसीसी का तो दोनों ही है, ठीक है, तो वो बेसिकली सबस्ता और एसबीआई ये दोनों परमानेंट बॉडी ऑफ यूएनएफसीसी है, यूएनएफसीसी का ये दोनों परमानेंट सब्सिडियरी बॉडी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is correct as per the renewable energy statistics 2026? India ranks third, ठीक है, India ranks third globally in renewable energy installed capacity. This is correct, ठीक है। एक्चुअली इंडिया सरपासेस दिस ब्राजील, ठीक है, तो ब्राजील को सरपास करके हम लोग दिस थर्ड रैंक पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। इनफैक्ट देखो सोलर एनर्जी में भी बात करूं तो इंडिया थर्ड है, सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में भी देखोगे तो इंडिया थर्ड रैंक पर आता है, थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स फोर्थ ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल इंस्टॉल्ड विंड टरबाइन कैपेसिटी, ठीक है, तो ये भी सही बात है, हम लोग विंड एनर्जी में बेसिकली फोर्थ रैंक पर आते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, कुछ बेसिकली जो गवर्नमेंट का स्कीम्स है जैसे पीएम सूर्य घर योजना है, दिस पीएम कुसुम का बात कर सकते हो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोग्राम, इन सब से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस होता है थोड़ा उस स्कीम्स के बारे में देखते रहिए। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंस बनाया रहता है, अभी आपका दिस इथेनॉल का भी टॉक चल रहा है, ठीक है, तो ये सारा एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है रिन्यूएबल एनर्जी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है which of the following statement about the Black Swan Summit India 2026 is correct? It was jointly organized by the government of Odisha. देखो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा सही है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ये गलत है जी, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश नहीं होगा, एक्चुअली जीएफटीएन था इसमें, जीएफटीएन ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी नेटवर्क, क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी नेटवर्क, ठीक है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द भारत नेत्र इनिशिएटिव, ये सही है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द स्टेटमेंट 2 ओनली, ठीक है। भारत नेत्र प्रोजेक्ट, देखो भारत नेत्र प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव का जब बात करते हैं इट टॉक्स अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का बात करता है, इनोवेटिव इकोसिस्टम का बात करता है, तो ये सब इसमें दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बात करता है, ये सब भारत नेत्र इनिशिएटिव में आता है, ठीक है। इनफैक्ट आई थिंक दिस रिस्पॉन्सिबल एआई इनका भी बात करेगा, तो दिस कम्स इन द भारत नेत्र इनिशिएटिव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is correct? Kudankulam nuclear power plant 3 and 4 are being set up in India in cooperation with the Russia, ठीक है, रशिया फेडरेशन का बात कर रहा है, सही है, रॉस एटम करके कंपनी है, रशिया फेडरेशन का जो गवर्नमेंट कंपनी हुआ, ठीक है, तो बेसिकली रशिया का जो कंपनी हुआ मतलब एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया का बात कर सकते हो, उसका नाम है रॉस एटम, उसी के कोलैबोरेशन से ये बन रहा है, ठीक है, उसी के कोलैबोरेशन से बन रहा है, दिस इज 3 and 4 वाला प्लांट, ठीक है। कुदन 5-6 भी उसी से बन रहा है, ठीक है। कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 5 and 6 आर बीइंग सेट अप इन इंडिया इन कोऑपरेशन विद यूएसए, नहीं ये भी सेम काम कर रहा है जी, रशिया ही कर रहा है इस पे, ठीक है, रशियन फेडरेशन या रशिया जो भी बोलिए, ठीक है, तो ये काम कर रहा है इसके लिए भी, दिस रॉस एटम ही इसके लिए भी काम कर रहा है। देखो इसमें एनपीसीआईएल ही देखिएगा सारा कुछ, ये तो आपको पता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें ऑपरेशनल 1 and 2 है, ऑपरेशनल 1 and 2 है, ठीक है, 1 and 2 है, दिस 3 4 5 6 अभी बन रहा है, ठीक है, 3 4 5 6 अभी कंस्ट्रक्शन में है, ये चारों जो है रशियन मतलब फेडरेशन के कारण ही हो रहा है,
साथ हो रहा है। दिस रॉस एटम कंपनी है जो ये सब चीजें देख रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 शांति एक्ट के बारे में बात कर रहा है। द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, शांति एक्ट 2025 अलाउज द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। देखो पहले तो एक बात समझ लो, शांति एक्ट का जब भी बात होता है इट इज फॉर, मतलब शांति एक्ट का बेसिक पर्पस ही है कि बेसिकली इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को हम लोग सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इंटर करने दें, यानी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का बात हो रहा है इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, ठीक है। लेकिन आप समझ लो जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वहां जरूरत लाइसेंस का और रेगुलेटरी कंट्रोल्स का भी रहेगा, तो उसके साथ साथ मतलब उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लाइसेंस देना है, इसके बारे में ही शांति एक्ट बेसिकली बात ही करता है, यानी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर आप याद रख सकते हो, ठीक है। अंडर द लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरटेक विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करने के लिए, प्लांट ऑपरेशन, ऑफ कोर्स पूरी तरह से उसको प्लांट ऑपरेशन, प्लांट पावर जनरेशन एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तीनों के लिए बात किया है, ठीक है। तो शांति एक्ट एक्चुअली में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जब आप प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का बात करते हैं इवन इन द दिस इंडियाज सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। इंडिया के दिस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में अगर बात करोगे उसके प्रोडक्शन में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। Next is question number 8. Consider the following statement with reference to promotion and regulation of online gaming act 2025। हालांकि ये पुराना न्यूज है, अगस्त 2025 का है, लेकिन देखोगे ना तो 1 मई को 2026 में इससे रिलेटेड मींस इसके रिगार्डिंग रूल्स भी पास हुआ है, ठीक है। तो 1 मई से प्रॉपर्ली इन्फोर्स रूल्स इसमें आ चुका है, इसके लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पढ़े भी थे इसको नोट्स में अपने, देखिएगा साइंस एंड टेक वाले में, ठीक है। तो उसमें द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर e-sports with the agency and authority as the case may be as legitimate form of competitive sport in India, ठीक है। दिस इज करेक्ट। एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ कि ये बेसिकली जैसे ई स्पोर्ट्स का बात किया है, 3 कैटेगरी 3 तरह का क्लासिफिकेशन किया है। एक तो ई स्पोर्ट्स का बात किया है, ऑनलाइन सोशल गेम्स का बात किया है, और तीसरा ऑनलाइन मनी गेम्स का बात किया है, ठीक है। तो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो ई स्पोर्ट्स का बात किया है, दूसरा आपका ऑनलाइन सोशल गेम्स का बात किया है, और तीसरा मेनली आपका ऑनलाइन मनी गेम्स का बात किया है, ठीक है। ऑनलाइन मनी गेम्स तो कंप्लीटली बैन है, ठीक है। दिस एक्ट प्रोहिबिट ऑनलाइन मनी गेम एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज, सही बात है, दिस इज कंप्लीटली बैन, इसको प्रोहिबिट किया गया है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सोशल गेम्स फॉर रिक्रिएशन एंड एजुकेशनल पर्पस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वही बोले इसमें 3 मतलब कैटेगरी में गेम्स को डिवाइड किया हुआ है, पहला ई स्पोर्ट, दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम्स, तीसरा दिस ऑनलाइन मनी गेम्स, ऐसे भी याद रखोगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया। तीनों स्टेटमेंट एक्चुअली में इस एक्ट के बारे में लगभग मेन बात कर चुका है, तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे भी ये स्टेटमेंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दिस इज अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। लामित्य किसके बीच में होता है, दिस इज इंडिया एंड सेशल्स, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स। डस्टलिंग इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, तो किसका नाम दे दिया, अजरबैजान, गलत है, दिस इज उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डस्टलिंग। साइक्लोन फॉर इंडिया, इजिप्ट का बाद इजराइल दिया है, गलत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक है। इंडिया इजिप्ट के बीच क्या होता है, साइक्लोन 4, नाम ऐसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम्स होता है। कौन सा हो गया जी, ओनली 1, ठीक है, एक ही सही है, कौन सा, इंडिया सेशल्स के बीच लामित्य। डस्टलिंग किसके बीच होगा, इंडिया और उज्बेकिस्तान। साइक्लोन 4 किसके बीच होगा, इंडिया और इजिप्ट के बीच, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। इसके आगे जो होगा नेक्स्ट हम लोग सेशन में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।